यस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अलॉट टू यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। आपके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छा हूं। फिनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 और ITR 4 इनकम टैक्स पोर्टल पर लाइव हो चुके हैं। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ITR 1 के बारे में डिटेल में कवर किया था। अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं ITR 4। ITR 4 को हम यहां पर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम कवर करेंगे कि सर ITR 4 क्या होता है, ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल होता है, क्या क्या न्यू चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि सर ITR 4 के लिए अगर आपको किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट अगर आपको प्रिपेयर करनी है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर रजिस्टर्ड डीलर हैं तो ऐसे केसेस में बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल होगी। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे केसेस में उनके लिए बैलेंस शीट किस तरह से बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से प्रिपेयर करेंगे विदाउट एनी डेटा, बैंक स्टेटमेंट्स। और तीसरे पार्ट में हम कवर करेंगे कि सर जो बैलेंस शीट आपके पास में है उसके अकॉर्डिंग आप ITR 4 प्रैक्टिकल इनकम टैक्स पोर्टल पर किस तरह से फाइल करेंगे, साथ में उसका कंपटीशन आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। यह सब इस आने वाले सेशन के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी, बहुत डिटेल में एक एक चीज को यहां पर कवर करवाया जाएगा। ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये नोट्स बहुत जल्द ही इनकम यानी कि अपने क्लासेस के अंदर अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी और सारे दूसरे जो भी रिटर्न्स है उनके साथ में एक ही नोट्स में वो अपडेट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके वो नोट्स आपके इस सेशन में अपडेट हो जाएंगे, यानी कि अपने पोर्टल पर। तो वहां पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। साथ में उसका अगर आपको प्रिंट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हैं इस बार, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर who कैन फाइल ITR 4। ITR 4 कौन फाइल कर सकता है? तो सबसे पहले सर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि सर वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन की अगर हम डेफिनेशन को अगर समझे इनकम टैक्स के अंदर, तो वो बताता है कि सर प्रीवियस ईयर आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहने चाहिए। तो आपके पास में अगर ऐसा कोई भी क्लाइंट आएगा जो इंडियन रेजिडेंट ही होगा, अगर कोई फॉरेनर है या फिर अगर कोई पर्सन से जो बाहर रहता है, तो नॉर्मली वो आपके पास में नहीं आएगा। वो जाएगा सर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में, क्योंकि वो अगर फॉरेन जाकर रह रहा है तो वहां पर कोई भी अदर बिजनेस है तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास में जो भी पर्सन आएगा वो कौन होगा? सर इंडियन रेजिडेंट होगा। सेकंड बात करते हैं कि बिजनेस या प्रोफेशन इनकम होनी चाहिए। हमने ITR 1 के अंदर कवर किया था कि सर अगर कोई पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, जिसकी इनकम सैलरी से हो रही है, HP से हो रही है, या फिर अदर सोर्सेज से, या फिर 112A कैपिटल गेन इक्विटी शेयर, अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर अगर आप सेल करते हैं, तो वहां से अगर आपको कोई भी 1,25,000 तक का अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसके लिए आप ITR 1 या ITR 2 फाइल करेंगे अकॉर्डिंग। लेकिन हमने ये देखा था कि सर ITR 3 और ITR 4 किसके लिए होता है? जिसका बिजनेस होता है। क्या होता है? जिसका बिजनेस होता है। और बिजनेस में भी आपके पास में दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है ITR 3 और एक ऑप्शन है ITR 4। ITR 4 जो होता है वो होता है सर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम, यानी कि जिसने सेक्शन 44 AD, ADA और ADAE के अंदर नॉर्मली वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर रहा है। यहां पर हम उसकी लिमिट देखेंगे अभी आगे कि क्या होने वाली है 44 AD और ADA के अंदर। तो यहां पर हम ये समझते हैं कि अगर कोई बिजनेस है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म है वो बिजनेस कर रही है, और उसका जो टर्नओवर है वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक है, और वो चाहता है कि सर मैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करूं, मैं एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से टैक्स पे करूं, तो उसके लिए ITR 4 है। यानी कि बिजनेस इनकम होना जरूरी है ITR 4 के लिए, चाहे वो प्रोफेशन से हो, चाहे वो किसी भी बिजनेस से हो। बिजनेस में अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। बिजनेस इनकम सेक्शन 44 AD/AE के अंदर से कैलकुलेट होती हो, यानी कि 6% और 8% के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन होता है। क्योंकि इनकम टैक्स के सेशन के अंदर हमने डिटेल में कवर किया था रिटर्न के अंदर कि सेक्शन 44 AD, ADA/AE किसके लिए होता है, कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है, यह हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। लेकिन रिटर्न्स के अंदर मैं इतना डिटेल्स में आपको यहां पर अभी नहीं बताऊंगा। प्रोफेशनल इनकम सेक्शन 44 ADA के अंदर कवर होती है, और बिजनेस इनकम सेक्शन 44 AD के अंदर आती है। इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड से अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड से कोई लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर गेन है, यानी कि सर अगर आपने कोई भी इक्विटी शेयर परचेज किए थे
क्या किए थे, कोई भी इक्विटी शेयर परचेज किए थे और उसको आपने ज्यादा 12 महीने से ज्यादा अगर आपने उसको होल्ड किया था, कितना होल्ड किया था, 12 मंथ तक अगर आपने उसको होल्ड किया था और इसके बाद आपने क्या कर दिया, इसके बाद आपने कर दिया सर उसको सेल कर दिया। सेल करने से आपको जो भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट अगर आपका 1,25,000 रुपये तक है, कितना है, 1,25,000 रुपये तक है, तो यहां पर आपके लिए ये एग्जेम्प्टेड इनकम है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके लिए अगर आप बिजनेस के साथ में अगर आपका 112A है, बिजनेस के साथ में अगर आपका 112A है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। साथ में यह भी है कि सर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस ना हो, यानी कि प्रीवियस ईयर का कोई लॉस है जो आपको इस साल में कोई सेटअप करना है, या फिर इस साल का लॉस है वो जो आपको नेक्स्ट ईयर अगर कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ऐसे केसेस में आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फिर आपको मूव करना होगा ITR 3 की तरफ। क्लियर? चलो, 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है और रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी की, 2 हाउस प्रॉपर्टी की अगर इनकम अगर आपकी है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 4 बिजनेस के साथ में सेक्शन 44 AD के साथ में 2 हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम को आप ITR 4 के अंदर शो कर सकते हैं। पहले एक ही हाउस प्रॉपर्टी की थी, लेकिन इस बार उन्होंने चेंजेस करके 2 हाउस प्रॉपर्टी कर दिया, तो यहां पर कोई भी पर्सन है वो पर्सन ITR 4 फाइल कर सकता है। तो ITR 4 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सर बिजनेस होना जरूरी है, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, और चाहे वो कोई प्रोफेशन है। ट्रेडिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन 44 AD में कवर होता है। अगर कोई प्रोफेशन है, यानी कोई डॉक्टर्स है, कोई लॉयर्स है, कोई और बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो कौन से सेक्शन में कवर होते हैं, सेक्शन 44 AD में कवर होते हैं। अब बात करते हैं कि सर वो कैन फाइल ITR, वो कैन नॉट फाइल ITR 4, वो ऐसे कौन पर्सन है जो ITR 4 फाइल नहीं कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहले जिनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। सर अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप फॉर्म है या HUF है, अगर उसकी सालाना इनकम, नेट इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है और साथ में बिजनेस इनकम भी है, तो वो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा फिर सर, ITR 3। उसको किस रिटर्न की तरफ मूव करना पड़ेगा, ITR 3 की तरफ। यानी कि यहां पर लिमिट है बिजनेस इनकम के साथ साथ में ITR 50 लाख रुपीज की ग्रॉस टोटल इनकम आपकी होनी चाहिए। किसी कंपनी के डायरेक्टर, अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी के अगर कोई डायरेक्टर है, वो पर्संस भी ITR 4 नहीं फाइल कर पाएगा, तो उसके लिए भी कोई दूसरा रिटर्न जो भी उसके इनकम के अकॉर्डिंग होगा वो फाइल करना पड़ेगा। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हो, अगर आपने किसी के शेयर परचेज किए लेकिन वो शेयर अनलिस्टेड है, यानी कि सेबी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है वो कंपनी जिसके शेयर परचेज किए हुए हैं, तो ऐसे केसेस में आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए लायबल हो। सर ऐसे कोई पर्सन है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लायबल हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ऐसे केसेस में वो भी ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे, उनके लिए भी ITR 3 होगा। RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर नॉन रेजिडेंट अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन भी ITR 4 नहीं फाइल कर पाएगा। अगर सर आपकी लॉटरी से इनकम हो रही है, रेस हॉर्सेस से इनकम हो रही है, लीगल गैम्बलिंग से अगर आपकी कोई भी इनकम हो रही है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर कवर होती है, तो ऐसे पर्संस भी ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा। जिनके पास 2 से ज्यादा, यहां पर एक है, 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो। फॉर एग्जाम्पल सर एक पर्सन है जो बिजनेस इनकम भी है, वो मान रहा है कि सर मैं सेक्शन 44 AD ऑप्ट करूं, लेकिन उसके 3 हाउसेस से और 3 हाउसेस से उसकी रेंटल इनकम आ रही है, तो वो पर्सन ITR 4 फाइल नहीं करके ITR 3 की तरफ जाएगा। टैक्सेबल कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वाले पर्सन, सर अगर आपने कोई भी एसेट सेल की है, चाहे वो शेयर में हो, चाहे वो कोई भी टेंजिबल एसेट्स हो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो अगर आपने सेल किया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, 112A को छोड़ के जहां पर 1,25,000 रुपए तक की इनकम है, अगर इसके साथ में बिजनेस के साथ में अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस कैपिटल गेन की इनकम को शो करने के लिए आप ITR 4 फाइल नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा बिजनेस के साथ में। आई होप कि यहां तक आपको इजीली कवर हो रहा है। कैसे सर, एक एग्जांपल बता दो तो हमें समझ में आएगा सर कि ये क्या है। देखो सर,
फॉर एग्जाम्पल राम एक पर्सन है। कौन है सर? फॉर एग्जाम्पल राम एक पर्सन है जिसका बिजनेस है। क्या है सर? जिसका बिजनेस है, और बिजनेस में वो सेक्शन 44 एडी ऑप्ट करना चाहता है, 6% 8% का प्रॉफिट मार्जिन शो करना चाहता है। और लेकिन उसने क्या किया सर, कोई शॉर्ट टर्म एसेट थी, यानी कि उसने क्या किया, शेयर परचेस किए थे, और वो शेयर उसने 1 साल के अंदर अंदर ही सेल कर दिए। 1 साल के अंदर अंदर उसने सेल कर दिए, और वहां से उसको फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? ओनली फॉर 15,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। क्या वो ITR 4 फाइल कर पाएगा? आंसर इज नो, वो फाइल नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है चीजें यहां तक? चलो सर, एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 रुपए से ज्यादा हो, बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम के साथ में अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है, उसकी वैल्यू 5,000 रुपीज से ज्यादा है, ITR 4 नहीं फाइल कर पाओगे। ऐसा रेजिडेंट जिसके पास इंडिया के बाहर एसेट्स या फॉरेन अकाउंट साइनिंग अथॉरिटी हो। सर ऐसा पर्सन जिसका इंडिया के बाहर में कोई एसेट है, यानी कि वहां पर उसने कोई भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है फॉरेन में, वो पर्सन भी ITR 4 फाइल नहीं कर पाएगा। सेक्शन 90, 90A, 91 के अंडर फॉरेन टैक्स रिलीफ या डबल टैक्सेशन रिलीफ क्लेम करने वाले पर्संस भी ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी से गेन करने वाले पर्संस भी ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। उनके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा सर, ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा। जिनके केस में सेक्शन 194N के अंदर TDS डिडक्ट हुआ हो, सेक्शन 194N के अंदर अगर किसी का TDS डिडक्ट हुआ है तो वो पर्संस भी ITR 4 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हमने देखा कि सर ITR 4 कौन फाइल कर सकता है और ITR 4 कौन फाइल कर नहीं सकता। एक और चीज यहां पर आती है कि सर ITR 4 जो कमीशन इनकम जिनके भी आ रही होती है वो भी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, उनके लिए भी ITR 3 की तरफ ही मूव करना पड़ेगा। चलो सर, अब बात करते हैं ड्यू डेट टू फाइल ITR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। नॉन ऑडिट के केसेस में अगर कोई पर्सन है, बिजनेस कर रहा है लेकिन उसका केस ऑडिट में नहीं है, क्या कर रहा है सर, ऑडिट के केस की लिमिट कितनी है? अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपीस से ज्यादा है तो आपके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर रहे हो, सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में आपकी जो ड्यू डेट है वो है सर आपकी 31 अगस्त 2026। ITR 3 और ITR 4, ITR 3 जिनका ऑडिट है उनके लिए है सर 31 अक्टूबर 2026। क्यों सर उनके लिए ड्यू डेट ऐसे 31 अक्टूबर क्यों है? क्योंकि सर टैक्स ऑडिट होगा। टैक्स ऑडिट की जो ड्यू डेट है वो है सर 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपकी टैक्स ऑडिट फाइनल होगी। टैक्स ऑडिट के अंदर ही आपका प्रॉफिट डिसाइड होगा। प्रॉफिट जब आएगा इसके बाद आप टैक्स ऑडिट के बाद आप ITR फाइल करोगे तो 31 अक्टूबर 2026। और जिनका टैक्स ऑडिट नहीं है, जो सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर रहा है, उसके लिए जो ड्यू डेट है वो है सर 31 अगस्त है। ITR 1 और ITR 2 जो इंडिविजुअल पर्सन है उनके लिए जो ड्यू डेट है वो है सर 31 जुलाई। तो यहां पर अलग अलग डेट इस बार दे रखी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेट के अकॉर्डिंग आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। चलिए सर, अब बात करते हैं कि सर ITR 4 क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या लिमिट है। सेक्शन 44 AD की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन 44 AD किसके लिए एप्लीकेबल है? सबसे पहले बात करते हैं कि सर अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस भी कौन सा है सर, अगर कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है। क्या है सर, अगर कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है। कितना है सर? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है, या फिर इसकी लिमिट को उन्होंने 3 करोड़ रुपीस कर दिया है। अगर जिसका टर्नओवर 3 करोड़ रुपीस है, किसके लिए सर एप्लीकेबल? जिस केस रिसिप्ट टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट का 5% से ज्यादा ना हो। मतलब सर कि अगर आपका 3 करोड़ का सेल्स है, कितने करोड़ का सर? 3 करोड़ का सेल्स है, और 3 करोड़ के सेल्स में 5% से ज्यादा कैश नहीं है, इससे कम ही आपने कैश किया, बाकी सब ट्रांजैक्शन आपने डिजिटल किए हुए हैं, तो ऐसे केसेस में आप 3 करोड़ रुपीस तक भी सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सर सेक्शन 44 ADA। 44 ADA किसके लिए होता है? ADA होता है सर प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन की जो लिमिट है वो है सर 50 लाख रुपीस। कितनी है? 50 लाख रुपये। और साथ में 75 लाख रुपीस की लिमिट यहां दे रखी है, अगर आपका केस रिसीव 5% से ज्यादा हो, कम हो, 5% से कम हो, तो आप 75 लाख रुपए तक भी सेक्शन 44 ADA को ऑप्ट कर सकते हो।
अब सर इस केस में होता क्या है, इस केस में आपका क्या होता है उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में कवर कर लेते हैं ताकि आपके लिए जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखिए क्या होता है सर ऐसे केसेस में, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं कि राम एक पर्सन है, राम ने क्या किया सर, एक बिजनेस किया, क्या किया सर, एक बिजनेस किया, और हम ये मान के चलते हैं कि सर उसका ट्रेडिंग का बिजनेस है। ट्रेडिंग के बिजनेस में उसका जो टर्नओवर है फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ 50 लाख का पूरे साल का टर्नओवर है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। क्लियर? अब वो क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है सेक्शन 44 एडी ऑप्ट करना चाहता है। तो एडी के अंदर क्या होगा, नॉर्मली आपका जो भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का जितना भी आपने बैंक रिसिप्ट किया हुआ है उतने का 6% मिनिमम आपको दिखाना है। क्या दिखाना है सर, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे आता है सर, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, चाहे वो परचेज हो गया कुछ भी हो गया, यानी कि जो भी आपने पे किया हुआ है वो माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आता है। लेकिन यहां पर एक्सपेंसेस का कोई भी कैलकुलेशन या कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट आपको ये दिखाना है कि सर 1 करोड़ 50 लाख में अपना जितना बैंक से आपने रिसीव किया हुआ है उसका मिनिमम 6% है, और जितना आपने कैश में रिसीव किया हुआ है उसका मिनिमम 8% आपको प्रॉफिट दिखाना है। कितना है, मिनिमम है। मैक्सिमम आप आपके अकॉर्डिंग कितना भी शो कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम बात करें कि सर 1 करोड़ 50 लाख में से 1 करोड़ रुपीस तो हमने सर बैंक से रिसीव किया हुआ है, तो 1 करोड़ का 6% तो मिनिमम 6 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, और 50 लाख रुपया जहां पर आपका 8% है तो 8 का 9 लाख रुपीस आपका यहां पर प्रॉफिट होगा। तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना आ जाता है सर, 15 लाख रुपीस। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आप जितना भी दिखाना चाहते हो उतना आप दिखा सकते हो। क्लियर है? सो यहां पर 4 लाख 50 आएगा, 4 लाख 50 आएगा ना, 4 लाख ही आएगा, सॉरी, तो 10 लाख हो जाएगा। ये 4 लाख आएगा ना, 8%, 1 करोड़ का 1% 8 लाख होगा, तो 50 लाख का 4 लाख होगा। तो कितना होगा सर, ये टोटल आपका 10 लाख रुपए का कितना प्रॉफिट आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो, ये तो बात की हमने सेक्शन 44 एडी की। अब बात करते हैं कि सेक्शन 44 एडी ए की। सेक्शन 44 एडी ए क्या कहता है सर? सेक्शन 44 एडी ए बात करता है प्रोफेशन की। प्रोफेशन में यह बोला कि अगर आपका 50 लाख रुपए की ग्रॉस रिसिप्ट है तो आप सेक्शन 44 एडी ए कर सकते हैं, और मिनिमम आपको 50% प्रॉफिट शो करना है। कितना शो करना है सर, मिनिमम 50% प्रॉफिट आपको शो करना है। अगर आपने 40 लाख रुपए की ग्रॉस रिसीव की है तो ऐसे केसेस में आपको 20 लाख रुपए का मिनिमम प्रॉफिट शो करना है। मैक्सिमम आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी कर सकते हो। क्लियर हो गया यहां तक आपको दोनों सेक्शन? आई होप कि इजीली आपको क्लियर हो रहे हैं। चल, अब बात करते हैं कि सर स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में पार्ट ए में आपको जनरल इंफॉर्मेशन देनी है जो कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर आएगा सर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। ग्रॉस टोटल इनकम में आपके पांचों हेड्स की बात आ जाएगी। पांचों हेड्स में कैपिटल गेन का सिर्फ 112A वाला आएगा, बाकी का ITR 3 में आएगा। डिडक्शन टोटल टैक्सेबल इनकम कवर हो जाएगी। टैक्स कंपटीशन हो जाएगा। सर बिजनेस एंड प्रोफेशन की पूरी डिटेल्स आपको डालनी होगी। टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इंफॉर्मेशन आपको देनी है अगर आप GST में रजिस्टर्ड है तो। फिनेंशियल पर्टिकुलर एसेट्स और लाइबिलिटीज की आपको डिटेल देनी है। अगर आपका इनकम टैक्स TCS या TDS डिटेक्ट हुआ है तो वो आपको वहां पर आ जाएगा सर। TDS का शेड्यूल और वेरिफिकेशन कॉलम, ये आप ITR 1 के अंदर जब हम जाएंगे तब आपको वहां पर देखने को मिलेगा। चलिए सर, अब बात करते हैं कि सर मेजर चेंजेस क्या है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर और असेसमेंट ईयर 26-27 के अंदर। बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं इस बार। वो कौन कौन? सबसे पहला चेंजेस जो कि अभी हमने देखा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्टिंग। सर अगर आपको ये नहीं समझ में आया, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको यहां पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूं। ये क्या हो जाएगा, स्क्रीन ऐसे क्यों कर रही है भाई साहब? चल देखो, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरीके से ये ITR 1 और ITR 4 दोनों में कवर हो रहा है। ITR 1 के अंदर भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैंने कि इक्विटी शेयर परचेज किया। कौन से इक्विटी शेयर है सर? लिस्टेड इक्विटी शेयर है।
और वहां पर मैंने एसटीटी पे किया। आजकल तो हर कोई एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते ही है। वो मैंने खरीदे थे सर फॉर एग्जांपल 31 जनवरी 2024 को। कब खरीदे थे? फॉर एग्जांपल 2024 में। और फिर मैंने उसको कितने महीने होल्ड किया सर? 12 मंथ तक मैंने होल्ड किया और फिर मैंने उसको सेल्स कर दिया। और सेल कब किया? फाइनेंशियल ईयर 25-26 के बीच में कभी भी मैंने उसको सेल कर दिया। वहां पर मुझे 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 1,25,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 1,25,000 तक का, ठीक है, तो ये जो 1,25,000 तक है ये एग्जेम्प्टेड है। क्या है सर? एग्जेम्प्टेड है, यानी कि उसको उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और टैक्स का कैलकुलेशन ही नहीं होगा। वो अगर इनकम हो रही है अगर आपकी तो वो ग्रॉस टोटल इनकम में कवर होगी, लेकिन उस पर टैक्स का कैलकुलेशन नहीं होगा। तो ये इतनी अगर इनकम है तो ये आप बिजनेस के साथ में उसको ITR 4 में शो कर सकते हो और सैलरी के साथ में ITR 1 के अंदर भी शो कर सकते हो। लेकिन सर अगर 1,24,000 है तो जो 1,000 रुपए पर जो टैक्स लगेगा उसके लिए अब आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। बिजनेस के साथ में अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अगर कोई भी टैक्स है जो 1,25,000 तक है तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। साथ में अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, चाहे वो शेयर का हो, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपने सेल किए हैं, चाहे वो कोई भी एसेट आपने टेंजिबल एसेट सेल किए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर भी अगर शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है तो सबके लिए आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। तो ये जो 1,25,000 रुपीज वाली जो है ये इस बार उन्होंने ऐड की है। लिस्टेड इक्विटी शेयर 1,25,000 रुपीज तक। अगर आप ITR 1 में है तो ITR 2 फाइल करेंगे और ITR बिजनेस है तो ITR 3 फाइल करेंगे अगर आपके इससे ज्यादा हो तो। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर एक और आपका ऐड हुआ है, इन्वेस्टमेंट फील्ड। आपको ये फाइनेंशियल ईयर पर्टिकुलर में बिजनेस सेक्शन में अब एसेट साइड पर एक नया फील्ड इन्वेस्टमेंट ऐड किया गया है। साथ ही फाइनेंशियल के एंड पर बैंक अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोज करना भी मैंडेटरी दिया गया। इस बार सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आई है कि अगर आप ITR 4 फाइल कर रहे हो, ITR 4 के अंदर आपको एक ऑप्शनल है ये तो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ, चाहे वो शेयर में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो कहीं पर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो FD भी हो सकती है, तो उसके अंदर आपको वो डिटेल फिल करनी है। और साथ में जो भी आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च 2026 वो डिटेल कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी कर दिया गया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये डिटेल्स आपको मैंडेटरी प्रोवाइड करनी है। एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर टैक्स रिजाइम सिलेक्शन सेक्शन 115 BS से। अब सर यहां पर आपके पास में 2 टैक्स रिजाइम है, एक है ओल्ड टैक्स रिजाइम, दूसरा है न्यू टैक्स रिजाइम। बाय डिफॉल्ट अब आप जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें न्यू टैक्स रिजाइम्स बाय डिफॉल्ट है, यानी कि जो भी कैलकुलेशन होगा आपके टैक्स का वो न्यू टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से। न्यू टैक्स रिजाइम कौन सा सर? 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, ये वाला जो टैक्स स्लैब रेट है ये न्यू टैक्स स्लैब रेट है, न्यू टैक्स स्लैब रेट है। तो उस पर अब आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर आप ओल्ड में जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो? ओल्ड में आपके ज्यादा डिडक्शन है। आपको ऐसा लगता है कि सर मेरा ओल्ड में जाऊंगा तो मेरे को कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऐसे केसेस में आपको 10IEA फॉर्म सबमिट करना होता है। कौन सा फॉर्म सबमिट करना होगा सर? आपको 10IEA। कौन सा फॉर्म है? 10IEA फॉर्म आपको भरना है। रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। क्लियर हो रहा है चीजें? चलो नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 4 में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के हिसाब से रिटर्न फाइल कर रहे हो, ओल्ड टैक्स रिजाइम जहां पर आपको सेक्शन 80C से 80U के डिडक्शंस मिलते हैं। कौन से डिडक्शंस? 80C से 80U जो ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलता है, न्यू टैक्स रिजाइम में नहीं मिलता है। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा सर? वो जो सिलेक्ट है पूरी एक लिस्ट होगी उसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसे पूरे आपको शेड्यूल वाइज नहीं मिलेगा। अब आपको एक फिल्टर देगा, फिल्टर पे क्लिक करना है, वहां से आपको हम जाएंगे प्रैक्टिकली देखेंगे। 5 नंबर में सर आपका आधारमंद एनरोलमेंट ID को रिमूव किया गया इस बार। अब आपको सिर्फ 12 डिजिट का आपको आधार नंबर ही एक्सेप्ट होगा। पहले एनरोलमेंट ID का भी ऑप्शन आपको वहां पे मिलता था, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा। TDS के लिए एडिशनल कॉलम इस बार फिर से ऐड किया गया है।
कि आपका किसका टीडीएस आपके डिडक्ट हुआ है, वो डिटेल्स भी आपको अलग से सेपरेटली एक शेड्यूल में आपको मिलेगी। और हाउस प्रॉपर्टी चेंजेस ITR 2 के अंदर पहले आपको एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम शो करने का मौका मिल रहा था, अब आप 2 हाउस प्रॉपर्टी को एक साथ अब आपके ITR 4 के अंदर शो कर सकते हैं। साथ में अनरियलाइज रेंट के लिए भी सेपरेट फील्ड ऐड की गई है। अगर आपका प्रीवियस का कोई भी रेंट था जो अनरियलाइज था, वो अगर आपको मिला है, या फिर इस साल का अगर कोई रेंट है जो अनरियलाइज हुआ है, तो उसके लिए भी आपको एक और ऑप्शंस यहां पर आपको मिला। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे ITR 4 से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर्स में हमने कवर किया कि सर ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल होता है, उसमें कौन कौन सी डिटेल आती है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, किसके लिए उसकी लास्ट डेट क्या है, यह सब कुछ हमने डिटेल में कवर किया। तो सेक्शन ITR 4 सेक्शन 44 AD, ADA, ADE, ADE जो होता है वो ट्रांसपोर्टर के लिए होता है, जिनकी ट्रकें होती है 10 ट्रक और ऐसा, जो कि हमने इनकम टैक्स के थ्योरिकल सेशन में हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? तो ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है? सेक्शन 44 AD, ADA जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर है। अपने टोटल टर्नओवर का कैश में है तो 8% मिनिमम, और बैंक से है तो मिनिमम 6% प्रॉफिट शो करेंगे। और उसके साथ में कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है, क्या न्यू चेंजेस इस बार है, बैंक की डिटेल मतलब बैंक बैलेंस डालना मैंडेटरी है, इन्वेस्टमेंट की डिटेल, TDS का नया एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है आप एक साथ शो कर सकते हो, 112A की 1,25,000 तक की इनकम है वो भी आप ITR 4 के अंदर शो कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए, तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर्स जहां पर हम सीखेंगे बैलेंस शीट किस तरह से बनाई जाती है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो प्रोफेशन है। अगर वो GST में रजिस्टर्ड है ऐसे केसेस में क्या होगा, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केसेस में क्या होगा। चलिए, तो यहां तक आपको इजीली क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।